हाँ नहीं, आप जौनपुर का इतिहास बताइए और पूरी कोशिश करिए कि 2 मिनट के अंतर्गत ये हो जाए, और जी इस तरह से प्रयास करिए कि दूसरा भी उसको समझे तो समझ में आ जाए कि हाँ, जौनपुर का इतिहास हम 2 मिनट में लर्न कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, रेडी? शुरू हो जाइए, चलिए। तो जौनपुर के प्रांतीय राज्य के एक मिनट, इतिहास। सॉरी, रुक जाइए। पहले पीछे से सारे लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज़ आ रही है, उसको थोड़ा डिस्टर्ब होगा वो। सब लोग म्यूट करिए। अभी देखिए, एक आध लोग का भी म्यूट नहीं है। ठीक है, चलिए। नहीं, आप शुरू हो जाइए। तो जौनपुर का इतिहास 2 मिनटों में, चलिए। जी सर, 11वीं शताब्दी में जौनपुर की एक तरह से स्थापना हो चुकी थी, लेकिन उस शहर मतलब एक बार उस बसावट हो चुकी थी, लेकिन गोमती नदी का जो बहाव था वो उसमें व्यवधान के कारण या रास्ता बदलने के कारण वो उसके बसाव में थोड़ा रुकावट आ गई, और उसकी पुनर्स्थापना फिर से 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने किया, जो कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां के याद में किया। और अगर स्वतंत्र उसकी बात करें तो राजनीतिक इतिहास की बात करें तो मलिक सरवर ने ये इसकी नींव रखी, जिसे ख्वाजा ए जहां कहा जाता था, जो कि एक अफ्रीकी मूल का व्यक्ति था और हिजरा प्रवृत्ति का था। और उसने उसकी उपाधि मलिक उस शर्त थी जिससे उसने नसरुद्दीन शाह से प्राप्त किया था, नसरुद्दीन महमूद शाह से प्राप्त किया था। इसी कारण से इसे जौनपुर को के साम्राज्य को शर्की साम्राज्य भी माना जाता है। इसके समय में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था भोजपुर से, जो जहाँ का शासक हरराज था, जिसे 100 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बात जौनपुर ही सफल रहता है, और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद मुबारक शाह की बारी मतलब उसके डिसेंडेंट्स में मुबारक शाह आता है, जिसने स्वयं के नाम से सिक्के ढलवाए और स्वयं के नाम से खुतबा पढ़वाया। उसके बाद का डिसेंडेंट इब्राहिम शाह है, जिसका समय सांस्कृतिक योगदान में महत्वपूर्ण रहता है। इसी कारण से तभी से जौनपुर को सिरमौर या सिराज कहा जाता है, सिराज हिंद कहा जाता है। ठीक है। और उसने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया, और अटाला मस्जिद के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मस्जिदों के निर्माण में उसने अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद का निर्माण कराया। साथ में उसने कानूनों का संग्रह करवाया, जिसे फतवा इब्राहिम शाही के नाम से जाना। उसके बाद हुसैन शर्की की बात आती है, डिसेंडेंट्स में आती है, जिसने जामी मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण कराया। और उसी के समय समकालीन सत्यपीर भक्ति आंदोलन की भी उसने शुरुआत की, और मतलब उसमें अपना योगदान दिया। तो इस परंपरा का अंतिम शासक है जी, इस परंपरा का अंतिम शासक है महलूल लोदी ने उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इसके शासनकाल में म्यूजिक के क्षेत्र में ख्याल का आविष्कार हुआ, जो ख्याल का आविष्कार हुसैन शाह शर्की के द्वारा ही किया गया। इसके अलावा इसने विभिन्न रागों की खोज की, और भक्ति आंदोलन में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत सत्यपीर आंदोलन जो है, वो सत्यपीर आंदोलन की नींव इसके द्वारा रखी गई। नहीं, ये जौनपुर का इतिहास ना। लेकिन थोड़ा फ्लो अभी नहीं स्लो लग रहा है, कि थोड़ा कम बन रहा है। जी सर। तो ऐसा क्यों? फ्लो थोड़ा। चलो प्रशांत, जौनपुर का इतिहास बताओ तो जल्दी से। सर, जौनपुर का प्रारंभिक इतिहास 11वीं शताब्दी में शुरू होता है, पर गोमती नदी के बहाव के कारण पहले यह नष्ट हो जाता है। फिर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा जूना खान की याद में इसका पुनर्निर्माण कराया जाता है।
इसका राजनीतिक इतिहास मलिक सरवर से शुरू होता है। यह अफ्रीकन मूल का एक व्यक्ति होता है और इसको सर की मलिक को सर की मलिक उपाधि दी उस गई सर थी। की उपाधि दी जाती है, जिससे इसके राजवंश को सर की राजवंश कहा जाता है। मलिक सरवर के और सर एक भोजपुर का युद्ध होता है, 100 वर्षीय युद्ध होता है, जिसके प्रारंभ में पहले तो भोजपुर के शासक सफल रहे, परंतु बाद में मलिक सरवर सफल होता है। इस युद्ध में गुरिल्ला युद्ध की पद्धति भी देखने को मिलती है। उसके बाद सर मुबारक शाह आता है, जो अपने नाम पर खुतबा पढ़वाता है और सिक्का जारी करता है। उसके बाद इब्राहिम शाह आता है सर, जिसको सिराज ए हिंद कहा जाता है, क्योंकि इसके काल में चतुर्दिक विकास हुआ होता है जौनपुर का। इसने एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया, अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद, जो जहाँ पर उस समय 10,000 बच्चे पढ़ने आते थे। फिर सर उसने इस राजवंश का अंतिम शासक हुसैन सरकी आता है, जो जामी मस्जिद तथा लाल दरवाजा का निर्माण करता है। इसका संगीत के क्षेत्र में बहुत विशेष योगदान रहता है। इसने ख्याल नाम का एक शास्त्रीय संगीत की खोज की तथा अनेक रागों की खोज की, और अंत में बहलोल लोधी द्वारा इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। हाँ, और भक्ति आंदोलन में सत्यपीर आंदोलन का जन्म किसी के द्वारा होता है ना? जी सर। हाँ, म्यूजिक के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में, और अंत में इसके साथ बहलोल लोधी की परंपरा के साथ इसका वंश समाप्त हो जाता है, यानी जौनपुर का इतिहास अपना समाप्त हो जाता है ना? तो जौनपुर के इतिहास की परंपरा, अब इसको आप देखो लर्न करने में कितना मिनट लग रहा है। इसको आप लोग हंसी खेल के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, और मुश्किल से 1-1, 2-2 मिनट का ये सब मैटर बन रहा है। जी सर। हाँ, 1-1, 2-2 मिनट का मैटर बन रहा है। और जैसे आप जब इसको 1 मिनट 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे ना, अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। तो इसीलिए दिन भर इधर उधर के बकवास से बढ़िया से बढ़िया छोटे छोटे टारगेट बनाइए, और छोटे छोटे टारगेट से क्या होता है, खुशी बहुत मिलती है। और फिर जब लगातार खुशी मिलेगी तो वही फिर आप फिर कुछ बड़ा करेंगे। लोगों को लगेगा कि आप कैसा कर लिए, जबकि आपको लगेगा कि हम तो कुछ नहीं किए, हम तो एकदम आसानी से कर लिए। और कोई? सर हाँ सर, अब हम ऐसा करेंगे ना कि जैसे अगर मेरा 8 बजे से क्लास रहेगा, तो मैं पहले 1 घंटे आप वाला क्लास कर लूंगा, क्योंकि 1 घंटे में जितना क्लास उनका टाइम लगेगा उतना कर लूंगा। बाकी आपसे पढ़ लूंगा, और जब आप अगर वीडियो अपलोड करेंगे किसी से नोट्स बना के मैं लिख लिया करूंगा, क्योंकि सर हाँ, अगर मैं दे दूंगा। वीडियो कल मैं अपलोड कर दिया था ना। यस सर, मैंने लिख भी लिया था, तभी तो ठीक सर ठीक। जौनपुर वाला इतिहास मैंने पढ़ा है। अरे तुम तो बहुत सर अच्छे लड़के हो। नहीं सर, वो नहीं कह रहे हैं। तो सर ऐसे करेंगे तो मेरा 2 घंटा भी खराब होगा, इसलिए हम सोचे पहले 1 घंटा आप वाला पढ़ लेंगे, फिर आगे का ज्वाइन करेंगे ठीक वहां ठीक, पर। कोई बात नहीं। और किसी को बताना है जौनपुर का इतिहास? अच्छा, कश्मीर का इतिहास कौन कौन बता देगा? देखना पड़ेगा सर एक बार। चलो मान लो तुम तो कम से कम शुरुआत कर दिए हो, नेहा शुरुआत कर दी, बाकी लोग महापुरुष लोग? सर हम बताएं? राजकुमारी? ये सर। हाँ हाँ, एकदम स्वागत है, स्वागत है। बस रुक जाओ, देखो तुम लोग ये सोचो, तुम लोगों को मैं रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ अलग अलग में, और मैं अगर ठीक से तुम लोग बताओ तो तुम लोग को हम उठा उठा के डाल देंगे। कश्मीर का इतिहास, करण शुरू हो जाओ। सर, पूर्व मध्यकाल से कश्मीर इतिहास में अनेक राजवंशों ने शासन किया, जिसमें जैसे कारकोट वंश हो गया, उत्पल वंश हो गया और लोहार वंश हो गया। प्रथम चरण में सर सुहादेव ने वहां पे हिंदू राजवंश की स्थापना की, और द्वितीय चरण में जिसमें डेट 1338-39 में शाहमीर मोहम्मद ने शाहमीर मोहम्मद ने मुस्लिम राजवंश की स्थापना की, और इस राजवंश को आगे बढ़ाने का काम किया सिकंदर शाह ने। और फिर उसमें जो महान शासक हुआ जैनुल आबादीन, जिसको कश्मीर परंपरा का अकबर कहा जाता है। कश्मीर परंपरा का अकबर उसको इसलिए कहा जाता है कि इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया, और जैसे गौ हत्या, सती प्रथा, वैश्यावृत्ति, इन सब का ये सब चीजें उसने अपने राज्य में बंद करवाया। और साहित्य वो जो है सर कुतुब उपनाम से कविता लिखता था,
और उसकी रचना एक है शिकायतनामा। और सर उसने जो कश्मीर की राज तरंगिणी है उसका सर फारसी भाषा में अनुवाद कराया और वूलर झील के पास एक लंका द्वीप का निर्माण करवाया। निर्माण कराया ना। इसका मतलब यस कि कश्मीर की परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है वो आपका जैनुल कौन है? अबादीन। वो जैनुल अबादीन। जैनुल। और उसकी यस कृतियों के आधार पर ही ना, उसका यस जो सर। नेहा कुछ पूछना है? सर हम सुनाए कि लास्ट में? साक्षी? जी सर। अच्छा लास्ट में, तब तक भूल जाओ सब। जी सर। हाँ ठीक है, लास्ट में एकदम सुनूंगा, थोड़ा पढ़ा जाए, अंत में मैं सुनता हूँ आपको, ठीक है? चलो क्लास शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने जो प्रांतीय राज्यों का इतिहास पढ़ना शुरू किया था, तो प्रांतीय राज्यों के इतिहास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने देखा कि प्रांतीय राज्यों की स्थापना में जौनपुर की स्थापना कैसे हुई। फिर हम लोगों ने देखा कि बंगाल राज्य की स्थापना कैसे हुई। फिर हम लोगों ने देखा कि कश्मीर वंश की स्थापना कैसे हुई। फिर हम लोगों ने देखा कि मालवा राजवंश की स्थापना कैसे हुई। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी इतिहास को, प्रांतीय इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब अगले प्रांत पे आते हैं, और जिसका नाम है मेवाड़ राज्य का इतिहास। तो आप नोट में पहले हेडिंग डाल लीजिए, मेवाड़ राज्य का इतिहास। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मेवाड़ राज्य का इतिहास है आसान प्रकृति का है। मेवाड़, राजधानी चित्तौड़। यहाँ पर जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना है, तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना में एक व्यक्ति है जिनका नाम है हमीर देव। हमीर देव के द्वारा यहाँ पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। फिर इस परंपरा में मोकल हुआ। फिर इस परंपरा में राणा कुंभा हुआ, और इसी परंपरा में राणा सांगा हुआ। हम लोग सरलतम रूप में देखा जाए, राणा सांगा से हमारा परिचय हो चुका है ना? राणा सांगा से भेंट हम लोग की कहाँ पर हुई थी? बाबर के समय हुई थी। और बाबर के समय क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527। और इस खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। तो यानी यहां तक का इतिहास हमारा ऑलरेडी क्लियर है। इसके पहले क्या है, ये राणा कुंभा है। राणा कुंभा से भी हमारा पहले से परिचय है ना? याद आ रहा है मालवा का मालवा। इतिहास? और यस महमूद खलजी दोनों एक दूसरे पर विजय का दावा करते हैं, और मालवा से संघर्ष हुआ, और मालवा से संघर्ष में ये दावा करते हैं, और ये क्या करेंगे? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कराएंगे। विजय स्तंभ की स्थापना कराएंगे। यानी राणा सांगा पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राणा कुंभा पर हम पढ़ चुके हैं। बस इसका संस्थापक कौन है? हमीर देव। परंपरा को आगे किसने बढ़ाया? मोकल। तो ये सारी पढ़ाई हमारी ऑलरेडी डन है। तो इससे अच्छी पढ़ाई क्या है कि हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है इसमें। मेवाड़ राज्य की स्थापना हमीर देव के द्वारा। हमीर देव की परंपरा को किसने? मुगल ने आगे बढ़ाया। मुगल की परंपरा को राणा कुंभा ने। राणा कुंभा का मुख्य योगदान क्या था कि उसने विजय स्तंभ की स्थापना कराई। और जो चीज हम लोग नहीं पढ़े हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। ये अपने समय के लेखक हैं, भोज की तरह इन्होंने अनेक रचनाएं करी हैं। एक रचना इनकी संगीत राज, एक संगीत मीमांसा, संगीत रचना और गीत गोविंद। इसका उन्होंने एक तरह से क्या किया, उस पर टीका लिखी, व्याख्या लिखी। यानी राणा कुंभा का सांस्कृतिक क्षेत्र में खासकर लेखन कार्य में भी योगदान माना जाता है। तो इन्हीं चार शासकों के साथ परंपरा हम देखेंगे। तो हमारा मुख्य जो यहाँ पढ़ने में बस ध्यान देने की चीज क्या थी, ये रचना, और बाकी सारी चीजें हम लोग की ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो मेवाड़ राज्य की स्थापना, मेवाड़ राज्य की स्थापना, पहले एक ग्राफ बनाइए और उसमें एक क्रम लिखिए। हमीर देव, मोकल, पहले एक ग्राफ ऐसे ऊपर बना लीजिए। हमीर देव, मोकल,
राणा कुंभा, राणा सांगा। हमीर देव, मुकल, राणा कुंभा, राणा सांगा। मुकल है सर। हाँ, मुकल, मुकल। मुकल के बाद ये मुकल, फिर राणा कुंभा और फिर राणा सांगा। चलिए, ये हमारा एक तरह से स्लिप हो गया कि यही चीज हमारा है। अब नीचे आप लिखिए, लिखिए मेवाड़ में स्वतंत्र राज्य की नींव, स्वतंत्र राज्य की स्थापना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना हमीर देव के द्वारा कराई गई। स्वतंत्र राज्य की स्थापना हमीर देव के द्वारा कराई गई। इस परंपरा में अगला शासक मुकल हुआ। मुकल, मुकल हुआ। जिसके समय चित्तौड़ कला और संस्कृति का मुख्य केंद्र बना। चित्तौड़ कला और संस्कृति का मुख्य केंद्र बना। कला संस्कृति का मुख्य केंद्र बना। मुख्य केंद्र बना। इस परंपरा में अगला शासक राणा कुंभा हुआ। राणा कुंभा हुआ। अब यहाँ पे हेडिंग डालिए, राणा कुंभा तथा मेवाड़ राज्य। मेवाड़ राज्य। कॉपी को दो भागों में बांट दीजिए। पहले में हेडिंग डाल लीजिए मालवा से संघर्ष, और दूसरे में डाल दीजिए साहित्यकार के रूप में। मालवा से संघर्ष और दूसरी पार्ट में साहित्यकार के रूप में। मालवा से संघर्ष के नीचे लिखिए, मालवा के साथ एक परंपरा के अनुसार, एक परंपरा के अनुसार मालवा के शासक महमूद खलजी को पराजित किया। महमूद खलजी को पराजित किया और महमूद खलजी को पराजित किया और महमूद खलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ की स्थापना कराई। विजय स्तंभ की स्थापना कराई। यहाँ एक परंपरा कहने का क्या उद्देश्य हुआ? एक परंपरा का अनुसार ये वो अपना दावा करेगा और ये अपना दावा करेगा, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि एक परंपरा के अनुसार ये ऐसी चीज हुई। ठीक है। दूसरे में ये सांस्कृतिक योगदान। लिखिए, राणा कुंभा के द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा संगीत से संबंधित, संगीत से संबंधित संगीत से संबंधित अनेक रचनाएं की गई। अनेक रचनाएं की गई
अनेक रचनाएं की गई। अनेक रचनाएं की गई जिनमें जिनमें डैश करके संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर आदि रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। आदि रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो संगीत मीमांसा के बाद क्या बोलेंगे बिल्कुल कीजिए। संगीत रत्नाकर आदि महत्वपूर्ण है। इस परंपरा का अंतिम शासक राणा सांगा हुआ, जिसे पराजित कर बाबर ने मेवाड़ की गतिविधियां सीमित कर दी। तो मेवाड़ का इतिहास यहाँ पर बहुत संक्षिप्त रूप में है ना। फिर यही मेवाड़ होगा जहां पर हल्दी घाटी की लड़ाई होगी और अंततः जहांगीर के समय फिर मेवाड़ जो है सरेंडर करेगा। हाँ, तो वो फिर इतिहास आपका मुगलों के साथ इतिहास जाता है। अब अगली हेडिंग आइए, गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना या गुजरात राज्य का इतिहास। गुजरात राज्य का इतिहास। पहले कुछ बात समझिए फिर उसके बाद देखते हैं। गुजरात में स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना है वो जफर खान के द्वारा की गई। यानी गुजरात की संस्था का जो संस्थापक है, राज्य का जो संस्थापक है, उसका नाम जफर खान है। और ये जो जफर खान है ये उपाधि ग्रहण करता है और इसकी जो उपाधि है उस उपाधि का नाम मुजफ्फर शाह। यानी गुजरात की परंपरा का संस्थापक या गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है जफर खान के द्वारा इसकी नींव डाली गई। उसके बाद की परंपरा में जो शासक हुआ उसका नाम है अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम का दो महत्वपूर्ण काम है। एक निर्माण से संबंधित है, एक कल्चर से संबंधित है, यानी संस्कृति से संबंधित है। जो अहमद शाह प्रथम है इसी के द्वारा अहमदाबाद की स्थापना कराई गई। ये जो स्थापना अहमदाबाद में कराई गई तो पहले एक गांव था। एक गांव का नाम असावल था और यही जो असावल है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, यही अहमदाबाद में। यानी ये जो अहमदाबाद है ये किस गांव पे बसा है, असावल। जैसे नहीं आपका कोलकाता है, कोलिकता, गोविंदपुर, सुतानाती, वहां तीन गांवों का मेल है। तो यहाँ पर अहमदाबाद क्या है, एक गांव का मेल है। इसका जो पूर्ववर्ती रूप था या अहमदाबाद का जो पहले का नाम था, जो ग्रामीण परंपरा का नाम था वो असावल, और इसको अहमदाबाद को उसने स्थापना किया असावल के नाम पर, और इसी अहमदाबाद को उसने अपना राजधानी भी घोषित किया। ठीक। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का मतलब क्या है,
कि इसने प्रयास किया कि हिंदुओं और मुस्लिमों को साथ लेके चला जाए और एक तरह से सुलह कुल नीति या सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की प्रवृत्ति को उसने जन्म दिया। और इस रूप में कह सकते हैं क्या कि धार्मिक श्रेष्ठता की नीति का इसने पालन किया। यद्यपि जो परवर्ती चरण इसका है, फिर वहां पर वो धर्म का सहारा लेना शुरू करेगा और यहाँ पर फिर से उस जजिया का आरोपण करेगा। यानी ये प्रयास करेगा सुलह कुल नीति का, लेकिन अंततः ये राजनीति को धर्म का जामा पहनाएगा और जजिया की परंपरा को शुरू करेगा। इसका मतलब गुजरात की परंपरा किसके साथ शुरू होती है? जफर खान या मुजफ्फराबाद और मुजफ्फर शाह। तो आप इस ग्राफ को जल्दी से बनाइए, इसमें कुछ ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जफर खान या मुजफ्फर शाह, इस संस्थापक। परंपरा को आगे बढ़ाया अहमद शाह ने। अहमद शाह के कार्य, ये पहला हो जाएगा आपका निर्माण कार्य, दूसरा हो जाएगा धार्मिक नीति। तो धार्मिक नीति पहले धार्मिक सहिष्णुता और फिर यहाँ पर आ जाएगा कट्टरता, यानी जजिया को वो लागू करेगा। ये जो अहमदाबाद की स्थापना होगी असावल नामक गांव में। बस इसी तरह से चार्ट बना लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हो गया? एक लाइन लिखिए, इसी परंपरा में इसी परंपरा में गयासुद्दीन मोहम्मद शाह हुआ। इसी परंपरा में गयासुद्दीन मोहम्मद शाह हुआ। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह हुआ। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह हुआ। सर हाँ सर, इसकी जो अहमद शाह प्रथम की जो धार्मिक सहिष्णुता है सर, ये हाँ, दो चरण उसका होगा, धार्मिक सहिष्णुता भी होगा, धार्मिक उत्पीड़न भी होगा। अच्छा सर, पहले वो हिंदू मुस्लिम हाँ, एकता का हाँ, पक्षधर था, फिर उसके वो बाद राजनीति के लिए फिर वो धार्मिक उत्पीड़न पर भी आएगा। वही उनका धार्मिक सहिष्णुता। इसकी परंपरा को आगे किसने बनाया? गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने। अब देखिए यहाँ पर ये जो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह है, ठीक है, समझिए इसको। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह जो है, इसके समय की दो महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला, इसकी जो उपाधि है वो जरा बख्श की है। जरा बख्श मतलब स्वर्ण का दान करने वाला, स्वर्ण का दान करने वाला। चलिए आइए मिल करके सूची बनाते हैं दान करने वालों का। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करने वाला, क्यों? लाख बख्श। बाबर कलंदर दान करने वाला। और यहाँ पर क्या हो गया? स्वर्ण का दान करने वाला कौन है? जरा बख्श
गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। लेकिन इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है महमूद बेगड़ा का उदय। और ये जो उदय है इतना महत्वपूर्ण होगा कि आगे जाकर के महमूद बेगड़ा क्या करेगा, उस शासक की उपाधि, आगे जाकर के ये शासक बनेगा, आगे जाकर के ये शासक बनेगा। और शासक के रूप में इसके जो काम महत्वपूर्ण हैं, इसके 3 काम महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यानी महमूद बेगड़ा का जो उदय होता है वो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह के समय होता है और बाद में वो शासक बनता है। इस रूप में महमूद बेगड़ा जो है ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान उसका है। अब महमूद बेगड़ा जो है, बात करते हैं साहित्य के विकास से, तो ये लेखक है, ये लेखक है और इसकी एक किताब है और उसका नाम ही है किताब ए नौरस। किताब ए नौरस नामक का लेखक है। फिर क्या करेगा ये, एक निर्माण कराएगा एक नगर का जिसको बोला जाएगा मुस्तफाबाद। ये मुस्तफाबाद का निर्माण करता है, यानी एक नगर बनाया है इसने, ये मुस्तफाबाद नगर की स्थापना। ठीक है, फिर ये जो है गिरनार की विजय करता है और गिरनार की विजय के बाद ही एक तरह से ये बेगड़ा की उपाधि ग्रहण करता है। बेगड़ा इसकी एक तरह से क्या है, उपाधि है, तो उपाधि इसकी बेगड़ा है। निर्माण कार्य में मुस्तफाबाद और लेखक में किताब नौरस की रचना। यानी गयासुद्दीन मोहम्मद शाह के समय में 2 महत्वपूर्ण घटना, एक जरा बख्श की उपाधि, दूसरा महमूद बेगड़ा का उदय। और महमूद बेगड़ा ये इतना महत्वपूर्ण हुआ कि यही बाद में जाके शासक बनता है और इसका 3 काम महत्वपूर्ण हो जाएगा, उपाधि, गिरनार विजय के बाद मुस्तफाबाद की स्थापना और किताब नौरस की रचना। तो ये मोहम्मद शाह और ये महमूद बेगड़ा, इस पूरे ग्राफ को जल्दी से बना लीजिए। सर गिरनार मोहम्मद बेगड़ा की है ना? गिरनार विजय जो है महमूद बेगड़ा की है। उपाधि है ना गिरनार? हम्म, दीपक दिमाग नहीं ठीक से काम करना। गिरनार गुजरात में जगह का नाम है। हाँ वो तो गिरनार है सर। हाँ, गिरनार की विजय किया उसने, गिरनार की विजय किया, चंपानेर की पहाड़ियां जीता उसने, तो विजय के उपलक्ष्य में उसने उपाधि ली बेगड़ा की। ये गिरनार विजय के बाद, गिरनार विजय के बाद उसने बेगड़ा की उपाधि ग्रहण की। उसी के बाद मुस्तफाबाद नगर की स्थापना और किताब नौरस की रचना।
हो गया। लिखिए, गुजरात की परंपरा का अंतिम शासक बाज बहादुर था। गुजरात की परंपरा का अंतिम शासक बाज बहादुर था। जो कि पुर्तगाल के गवर्नर द्वारा षड्यंत्र के द्वारा मार दिया जाता है। द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है या मार दिया जाता है। गुजरात में से अभी तक जो क्वेश्चंस आपका आया है ना, वो यही कि अहमदाबाद जो स्थापना हुई है तो मुख्य रूप से किस स्थान पर हुई है, तो असावल पर हुई है। तो अभी तक का जो सिविल सेवा में आया हुआ चाहे वो सिविल में आईएएस की परीक्षा हो, चाहे आपका पीसीएस की परीक्षा हो ना, आजकल बीपीएससी की भी बहुत चर्चा हो रही है। 10 में के 10 सब इंजीनियरिंग वाले लड़के आए हैं ना। फिर चर्चा हो रही है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ये सब बात नहीं होनी चाहिए। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। तो सीधी सी बात है, हिंदी मीडियम जो गुणवत्ता का काम नहीं करेगी तो फिर दिक्कत तो होगी, पीछे तो जाएगी। आप गुणवत्ता को धारण करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2 4 10 नंबर की बात ठीक है, अलग हो जाए, लेकिन ये कि एकदम से साफ है तो इसका मतलब क्या है कि हिंदी माध्यम, हिंदी में पढ़ने वाले या हिंदी में पढ़ाने वाले गुणवत्ता को नहीं धारण करेंगे तो समस्या आएगी। आजकल बहुत चर्चा हो रही है ना कि यूपीएससी में शुरू के 10 स्थान सब इंजीनियरिंग वालों का है। तो इंजीनियरिंग वाले जब टारगेट होकर काम करेंगे तो सफल भी होंगे। यहाँ जब आपका कोई टारगेट ही नहीं है कि कब कितना देना है, कब देना है, 2020 देना है कि 22 देना है कि 25 देना है, तो सकारात्मक मूड से भी बात होना चाहिए कि आप कोई चीज हो रहा है तो आप एक बस कैसे कह दे रहे हैं कि नहीं हिंदी मीडियम का ही दोष है। कहीं ना कहीं हम लोगों का भी जो त्रुटि है उस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा, अपनी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से थोड़ा सा अगर आप मटेरियल की भी तुलना करेंगे तो हिंदी मीडियम की तुलना में मटेरियल जो इंग्लिश मीडियम में है वो बेहतर उपलब्ध है। ये आप तुलना करके देखिए, मार्केट में किताबें देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, तो वो बेहतर हैं, वर्कआउट उनका बेहतर है, तो इसलिए रिजल्ट भी इसका कारण बेहतर। क्या है? हम्म जैसे हिंदी में इंग्लिश मीडियम में बेहतर मटेरियल उपलब्ध है, तो इसकी वजह मटेरियल क्या इसलिए उसका पीछे कारण क्या है कि सीधा सा बात है कि हर व्यक्ति क्या है, अपने लाभ के लिए ही तो काम करेगा, अपने लाभ के लिए काम करेगा। उसी चीज को अगर वो इंग्लिश में किताब लिख रहा है तो उसको 100 रुपया मिल रहा है, हिंदी में किताब लिख रहा है तो 50 रुपया मिल रहा है, प्लस उसी में पता चला कॉपीराइट की समस्या है, चोरी की समस्या है, तो किताब का उसको 20 रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो जिसको जहां से लाभ होगा वो क्यों नहीं करेगा काम ना। और दूसरी चीज क्या है कि जितनी सड़क छाप किताबें हिंदी मीडियम में आई हैं उतनी सड़क छाप किताबें इंग्लिश मीडियम में तो नहीं आई है ना। ये जो सड़क छाप प्रकाशन वगैरह है इन लोगों ने भी तो नुकसान बहुत किया, इन लोगों ने भी बहुत नुकसान किया। तो उसका भी है कि जहां पर जैसे आप इसको इस तरह से समझिए कि भोजपुरी फिल्मों में गुणवत्ता क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बजट हर उनका घर जब, में दूसरे अब कर रहे हैं। हाँ नहीं, दूसरा चीज क्या है ना कि बजट भी आप नहीं प्रिफर करते हैं ना। आप 40 लाख 50 लाख में पूरी फिल्म बनाएंगे तो फिर वो कैसे अच्छे कलाकार कहाँ से आपको मिलेंगे। आजकल तो बहुत बड़ा चीज है ना कि कोई कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके पीछे ये भी है कि उसको क्या चाहिए, उसको बजट भी चाहिए। तो जब यहाँ पर एक कलाकार का बजट 5 करोड़ का 4 करोड़ का है और आपकी पूरी फिल्म का बजट 30 करोड़ का है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपके पास एक ही चांस है कि आप लौंडा डांस कराइए 50 रुपए में। आपके पास कोरियोग्राफर नहीं है, आप उसको पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत होगी, समस्या तो होगी ना। तो निश्चित रूप से समस्या है।
नहीं सर, वहाँ पे दूसरी चीज भी तो है, पैसा लगाने के लिए भी कोई अगर तैयार होगा तो किन लोगों पे लगा, ये भी तो है। जिन नहीं लोग तो पास कंटेंट नहीं है। नहीं तो समस्या ये है ना कि आप, यही तो समस्या है कि आप अपनी मार्केट को खुद ही तो सीमित करके रखे हैं ना। वही सर, कंटेंट ही नहीं है इन लोगों के पास, तो बस आदमी। कंटेंट तो ले आना पड़ेगा ना, जब अच्छे लोग आएंगे तभी कंटेंट आएगा। वही बात है सर। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कंटेंट नहीं आएगा। तो उसी तरह से जैसे अच्छे लोग जब तक हिंदी मीडियम में नहीं आएंगे तो वो कंटेंट कैसे आएगा। लेकिन अच्छे लोग क्यों आए, उनको तमाम तरह की समस्या होती है, कॉपीराइट की समस्या है, मूल्य एकदम आधा हो जाता है, मूल्य एकदम आधा हो जाता है, तो क्यों, कैसे गुणवत्ता आएगी, गुणवत्ता कैसे भी आएगी। और इंजीनियरिंग के लड़कों का सबसे बेहतर पॉइंट क्या है कि उनका टारगेट बहुत अच्छा होता है, कि टारगेट है उतना मेहनत है, मेहनत करते हैं। हम लोगों के पास एक समस्या क्या होती है कि हिंदी मीडियम में 5-10% लड़के तो ठीक है, बाकी का कोई टारगेट ही नहीं है, क्या करना है कैसे करना है। तो वो चीज कहीं ना कहीं से डेविएट भी तो करती है। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप टारगेट जो बेहतर बनाएगा वो बेहतर करेगा। वहां तुलना ये मत करिए कि मीडियम से कोई आगे जा रहा है, मेहनत से आगे जा रहा है और उसकी दशा दिशा सही है इसलिए आगे जा रहा है। वहाँ मेहनत बहुत, ये नहीं मेहनत हिंदी मीडियम वाला कम कर रहा है, गुणवत्ता करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो मार्केट में थोड़ी अराजकता है उसका घाटा है, तो इसीलिए बहुत से लेखक हिंदी मीडियम में लिखना ही नहीं चाहते। हिंदी मीडियम में आने का मतलब ही है क्या कि आपका प्राइस लेवल घट गया। द गार्ड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो इंग्लिश मीडियम में 700-800 में आती है वो हिंदी में 200-300 में आती है, तो क्यों वो कोई पसंद करेगा अपना हिंदी मीडियम। तो वो सब भी एक कारण है। फिलहाल इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आप टॉप नहीं कर सकते, आप मेहनत करिए, आप भी करेंगे, लेकिन जिससे जो अच्छी चीज है वो ग्रहण करिए। इंजीनियरिंग के लड़कों को सबसे अच्छी चीज क्या है, टारगेट बहुत फिक्स होता है कि हमको 1 साल में ये करना है तो करना है ना। हमारे यहाँ क्या है कि परंपरा एक बनी कि अभी तो हम पहली बार दे रहे हैं, तो दीजिए 4-5 साल दीजिए, फिर 4-5 साल के बाद फिर आपका भी नंबर आएगा। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं, बस जिसमें जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण करिए। अनावश्यक विवाद से कोई मतलब नहीं है, और विवाद करने वाले रिजल्ट आता तो जो 2-4 दिन बहुत सक्रिय होते हैं उसके बाद फिर वो चले जाएंगे। समस्या का निदान आप ही को खोजना है, समस्या का निदान जो है वो आप ही खोजेंगे और आप बेहतर खोजेंगे। चलिए, ये गुजरात का इतिहास हो गया। गुजरात का इतिहास एकदम साधारण स्तर पर है, इसमें कोई बहुत विशेष रूप में दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब हम लोग आते हैं दक्षिण भारत। अब पेज बदल दीजिएगा। दक्षिण भारत की परंपरा। दक्षिण भारत में राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। थोड़ा पहले 2 लाइन लिखिए। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया, स्वतंत्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक किस समय द्वारा नहीं, किस समय अलाउद्दीन हसन गंगू द्वारा शुरू की गई, जिसने बहमन शाह की उपाधि ग्रहण की। बहमन शाह
इसने बहमन शाह की उपाधि ग्रहण की। बहमन शाह की उपाधि ग्रहण की, इसीलिए उसके द्वारा स्थापित राज्य को बहमनी राज्य कहा गया। 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 अब थोड़ा देखिए, यहाँ पर दक्षिण भारत में जो राज्य है इसको बोला गया बहमनी राज्य। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन हो गया? उसका मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन गंगू। इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी बहमन शाह की। तो बहमन शाह ने उपाधि ग्रहण किया, इसीलिए इस राज्य को बहमनी शासन कहा जाता है। 1347 में इस राज्य की स्थापना हुई। इसने क्या किया? राजधानी बनाया और इसने गुलबर्गा राज्य को राजधानी बनाया, ठीक है। और इस गुलबर्गा को अहसानाबाद कहा जाता है। इसको अहसानाबाद नाम से जाना जाता है। उसने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से क्या किया कि यहाँ के जो प्रांत हैं ना, उसको उसने वर्गीकरण शुरू किया। यानी जैसे साम्राज्य को प्रांतों में बांटते थे, तो यहाँ पर भी साम्राज्य को उसने प्रांतों में बांटा और ये 4 प्रांत उसने वर्गीकृत किए। एक गुलबर्गा, यहाँ से हो गया। दूसरा देवगिरिया, दौलताबाद, बरार, ये बीदर। तो इस तरह से साम्राज्य का बंटवारा करना उसने शुरू किया। ये बहमन शाह का महत्वपूर्ण रूप से योगदान। पहला, सत्ता के केंद्र की स्थापना और दूसरा प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए एक तरह से फिर से। तो बहमनी राज्य, नीचे लिखिए संस्थापक। बहमनी राज्य संस्थापक। संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू। अलाउद्दीन हसन गंगू या बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन गंगू या बहमन शाह। इसके द्वारा फिर कॉपी को 2 भागों में डिवाइड करिए। पहला, राजधानी का निर्माण। हेडिंग है। हाँ, 2 भाग में बांट के राजधानी का निर्माण। नीचे लिखिए गुलबर्गा या अहसानाबाद। गुलबर्गा या अहसानाबाद। गुलबर्गा या अहसानाबाद। और यहाँ पर प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन। साम्राज्य को 4 प्रांतों में वर्गीकृत किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर।
तो बहमन शाह के द्वारा इस राजवंश की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसको बहमनी राज्य के रूप में जाना जाता है। ये बहमनी राज्य है। आगे बढ़ाइए। इस परंपरा को आगे बढ़ाने में शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने महत्वपूर्ण रूप से काम किया। उसके द्वारा डैश। अब देखिए इसने क्या किया कि इससे पहले जो राजधानी हमारी गुलबर्गा थी, गुलबर्गा से चेंज करके उसने वीदर कर दिया। गुलबर्गा से राजधानी इसने वीदर कर दिया। और दूसरा कि इसने सहिष्णुता की नीति जारी की, और हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति के कारण ही इसको बोला जाता है शासक को कि ये संत अहमद है। इसको संत की उपाधि मिली। तो दो काम इसका हो गया शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का। पहला, उसने राजधानी परिवर्तित की गुलबर्गा से वीदर, धार्मिक सहिष्णुता की नीति, और धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण ही इसको क्या कहा गया कि संत अहमद है। दोनों को उतार लीजिए, राजधानी परिवर्तन और धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण से संत अहमद की उपाधि। पहले लिख लीजिए, राजधानी परिवर्तन, गुलबर्गा से वीदर राजधानी परिवर्तित किया। और धार्मिक नीति में हम बोल दे रहे हैं, दो लाइन लिख लीजिए कि इसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति देखी जा सकती है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति देखी जा सकती है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण ही, धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण ही इसे संत अहमद कहा जाता है। केवल संत की संत अहमद? संत अहमद कहा जाता है। इस परंपरा को अलाउद्दीन अहमद शाह ने आगे बढ़ाया। अलाउद्दीन अहमद शाह ने आगे बढ़ाया। इसी के शासनकाल में ईरान के एक व्यापारी महमूद गवां का उत्थान होता है। महमूद गवां का उत्थान होता है और आगे जाकर वह शासन सत्ता के केंद्र में आ जाता है। शासन सत्ता के केंद्र में आ जाता है। शासन सत्ता के केंद्र में आ जाता है।
अभी यहाँ पे हेडिंग डालिए बहमनी साम्राज्य तथा पतन की प्रक्रिया। पतन की प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पर ये इस परंपरा में जो अगला शासक है उसका नाम हुमायूं है ना। इसने क्या किया कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति शुरू करी ना। धार्मिक रूप से उत्पीड़न की नीति शुरू किया, हिंदुओं का जानबूझ करके उसने उत्पीड़न करना शुरू किया। इसकी परंपरा को आगे बढ़ाया मोहम्मद शाह तृतीय ने। इसी के समय उत्थान होता है महत्वपूर्ण रूप से किसका, महमूद गवाह का। ठीक है, महमूद गवाह उसने प्रांत को मजबूत करने के लिए जो विभाजन की प्रक्रिया है उसको पुनर्गठित किया, और दूसरा उसने बीदर में एक महाविद्यालय की यानी कि एक स्कूल की स्थापना की। उसके बाद शिहाबुद्दीन अहमद शाह आते हैं और इस परंपरा में जो अंतिम शासक है कलीमुल्लाह। यहां से ध्यान ये देना है, ये जो मोहम्मद शाह तृतीय का काल है ये दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। इसी समय साम्राज्य मैक्सिमम पर भी गया और यहीं पर से पतन की प्रक्रिया भी शुरू होती है, और इसमें बहुत कुछ योगदान महमूद गवाह का भी है। दोनों चीजें कि वैसे भी जहां पर भी टॉप पर गया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय टॉप पर गया तो पतन की प्रक्रिया भी वही हुई, औरंगजेब के समय टॉप पर गया तो पतन की प्रक्रिया भी वही हुई। तो मोहम्मद शाह तृतीय के समय साम्राज्य जो है वो अपने चरम विस्तार पे जाता है, और वहीं से पतन की प्रक्रिया भी यानी राज्य अलग होना शुरू होते हैं। और इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना का अंतिम शासक जो था वो कलीमुल्लाह था, और उसी के बाद बहमनी साम्राज्य टूट जाता है और उस पर विभिन्न राजवंशों का, छोटे छोटे राजवंशों का शासन होना शुरू हो जाता है। यानी इस परंपरा में जो शासक हुआ हुमायूं, धार्मिक असहिष्णुता के लिए जाना जाता है। मोहम्मद शाह तृतीय, इसके समय क्या हुआ, दोनों चीजें हुई, उत्थान और पतन की प्रक्रिया दोनों एक साथ हुई। शहाबुद्दीन अहमद शाह, उसके समय कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं हुआ, छोटे छोटे राज्यों की प्रक्रिया और तेज हो गई। और अंतिम शासक इसका कलीमुल्लाह हुआ। यानी बहमन शाह से लेके कलीमुल्लाह तक का इतिहास। बस कुछ नहीं करिए, इसमें बहुत ज्यादा ब्रीफ ही देखना है। इस ग्राफ को आप बना लीजिए और कुछ मत करिए, जल्दी से इसको करिए। हुमायूं, मोहम्मद शाह तृतीय और महमूद अहमद शाह और कलीमुल्लाह अंतिम शासक।
यहाँ दो तरह से प्रश्न आपका है। एक तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई, 1347 में, किसने किया? हसन गंगू ने किया। फिर कभी कभी जैसे पीसीएस में तो नहीं, आईएएस में जैसे राजधानी पूछ लेगा, उसमें गुलबर्गा को राजधानी किसने बनाया, गुलबर्गा से चेंज किसने किया ना। नहीं तो क्वेश्चंस की मात्रा यहाँ पर ज्यादा नहीं है। अब जो बहमनी राज्य टूटेगा तो नए राज्यों का उदय होगा। तो एक हेडिंग डालिए, बहमनी राज्य का विघटन तथा विघटन तथा दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना। दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना। अब देखिए, ये बहुत इससे खूब क्वेश्चन आता है कि बहमनी राज्य का जब विघटन हुआ तो बहमनी राज्य के स्थान पे 5 राजवंश आए हैं। पहला बरार, इमाद शाही वंश, बीजापुर, आदिल शाही वंश, अहमदनगर, निजाम शाही वंश, गोलकुंडा, कुतुब शाही वंश और बीदर, बरीद शाही वंश। इन 5 राजवंशों की स्थापना हुई। तो कभी कभी आपको बस वंशों को मिलाने को भी आ जाता है, क्वेश्चन खूब आता है। तो इसको ध्यान रखना है कि 5 वंश और इन 5 वंशों का एक संक्षिप्त इतिहास महत्वपूर्ण रूप से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो बहमनी राज्य के विघटन के बाद कौन से 5 राज्य हैं, उनका नाम लिख लीजिए, वंश लिख लीजिए, फिर एक एक पर थोड़ा थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। बरार का इमाद शाही, बीजापुर का आदिल शाही, अहमदनगर का निजाम शाही और गोलकुंडा का कुतुब शाही, बीदर का बरीद शाही। अब एक एक राज्यों को थोड़ी थोड़ी सी चर्चा, बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं करना है। चलिए, बरार, एक लाइन लिखिए, बहमनी राज्य से पृथक होने वाला, बहमनी राज्य से पृथक होने वाला यह पहला राजवंश था।
अब देखिए यहाँ पे ये बरार या बरार, यहाँ पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है वो 1484 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है फतेह उल्लाह, और फतेह उल्लाह के द्वारा एक उपाधि ग्रहण की गई, और वो जो उपाधि है वो इमाद शाही, और इसीलिए पहले शासक की उपाधि के नाम पर ही इस राजवंश को इमाद व शाही वंश के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं कि इसको इमाद शाही क्यों कहा गया। बराड़ का जो संस्थापक था फतेह उल्लाह था, और इसकी उपाधि जो इमाद शाही थी, इसीलिए इस वंश को इमाद शाही वंश कहा जाता है। सबसे पहले विकसित होने वाला राज्य यही है, बरार, इसका संस्थापक फतेह उल्लाह और उसकी उपाधि इमाद शाही, और इसीलिए इसको कहते हैं इमाद शाही वंश। बरार के बारे में बस इतना ही चार्ट पहले बनाइए, इसी तरह से चार्ट को बना लीजिए। कोई बता सकता है कि बरार को किस शासक के काल में साम्राज्य में मिला लिया गया? इस शासक के काल में 1484 में इसकी स्थापना हुई, तो किसके समय बरार को मिला लिया गया? पहले तो इसको अहमदनगर अपने में मिला लेगा, तो अहमदनगर से बरार को अपने साम्राज्य में मिलाने का काम कौन सा शासक करेगा? हम्म थोड़ा आगे बढ़ाइए। बरार बाद में अहमदनगर का भाग हो गया, अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में अकबर के शासनकाल में बरार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 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 बरार का काम खत्म। चलिए, बीजापुर की परंपरा, बीजापुर की परंपरा तथा आदिल शाही वंश।
बीजापुर की परंपरा। अब देखिए, इसका जो संस्थापक था उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। तो इस उपाधि के नाम पर ही इसको आदिल शाही वंश कहा जाता है। यानी परंपरा के साथ शुरुआत यूसुफ आदिल शाह से हुई, इसीलिए इसको आदिल शाही वंश के नाम से जाना जाता है। अब इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा, उसका नाम है इब्राहिम आदिल शाह। इसी के शासन से दखनी उर्दू की परंपरा शुरू हुई, जिसको हिंदवी बोलते हैं। ये उर्दू की परंपरा या हिंदवी की परंपरा, या जिसको बोलते हैं दखनी हिंदी, हिंदवी या दखनी हिंदी की परंपरा की शुरुआत होती है। यानी उर्दू की परंपरा का की शुरुआत होता है। इब्राहिम आदिल शाह के बाद जो अगला शासक हुआ वो आदिल शाह हुआ, और इसकी जो पत्नी है वो चांद बीबी है ना। बाद में चांद बीबी अली आदिल शाह की मृत्यु के बाद अहमदनगर चली जाती है, वहां पर वो मुगलों के खिलाफ एक तरह से नेतृत्व करेंगी। तो अली आदिल शाह, उन्हीं का पत्नी का नाम चांद बीबी, यानी जो अहमदनगर है उनकी वो बिटिया, और यहाँ से वो अली आदिल शाह की से जुड़ती हैं। उसके बाद कुछ दिन तक शासन भी यहाँ भी चलाएंगे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद फिर अहमदनगर वापस चली जाएंगे। इसके बाद की परंपरा में जो शासक हुआ वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, और ये भी एक रचनाकार है। इसकी भी किताब का रचना का नाम क्या है? किताबे नौरस, इनकी रचना संग्रह का नाम। और इस परंपरा में अंतिम शासक कौन है? आदिल शाह। और आदिल शाह ने बीजापुर में इसका मकबरा है, और इस मकबरा को कहा जाता है क्या? गोल गुंबज। तो विश्व का सबसे बड़ा मकबरा यही है, गोल गुंबज की परंपरा। ये गोल गुंबज कहाँ पर है? ये बीजापुर में है, और विश्व का सबसे बड़ा मकबरा यही माना जाता है। तो बीजापुर की शुरुआत यूसुफ आदिल शाही ने, आदिल शाही की परंपरा को आगे बढ़ाया इब्राहिम आदिल शाह ने। इब्राहिम आदिल शाह का मुख्य योगदान क्या है कि इब्राहिम आदिल शाह ने दखनी हिंदी, दखनी उर्दू, दखनी उर्दू या जिसको हिंदवी भी कहते हैं, हिंदवी की परंपरा की उसने शुरुआत करी। उसके बाद उस परंपरा को अली आदिल शाह ने आगे बढ़ाया। अदिल आदिल शाह की जो पत्नी है वो चांद बीबी हैं, जो अहमदनगर की एक तरह से राजकुमारी थी। बाद में इनकी मृत्यु के बाद अहमदनगर चली जाएंगी, वहां पर एक तरह से शासक के रूप में काम करेंगे। इसके बाद जो अगला शासक है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है, जो अपने समय में रचनाकार भी है, किताबे नौरस नामक किताब की रचना करेगा। अंतिम इस परंपरा में जो शासक है उसका नाम है मोहम्मद आदिल शाह। और जो आदिल शाह है वो बीजापुर में गोल गुंबज या स्वयं के मकबरे का निर्माण कराएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा मकबरा माना जाता है। तो यूसुफ आदिल शाही, इब्राहिम आदिल शाही, अली आदिल शाही, फिर आदिल शाह टू, फिर मोहम्मद आदिल शाह, और आदिल शाह के बाद ये परंपरा समाप्त होती है। और वैसे भी किसी को याद आ रहा हो तो बताइए कि बीजापुर को किस शासक ने मिलाया? गोलकुंडा का सुल्तान था सर। प्रेम, क्या पूछ रहे, तुम क्या बोल रहे हो? मतलब सर, मतलब कि हम अच्छा, क्या पूछें? किस शासक ने मिलाया? हाँ, क्या नाम? इतना लंबा क्वेश्चन है ना। सर नाम ही नहीं याद आ रहा उसका। तुम नाम नहीं याद आ रहा तो बताना क्या चाह रहे हो? क्या याद आ रहा है फिर? सर वही नाम, गोलकुंडा का सुल्तान था। चलो, बेवकूफों जैसा सोच रहे हो। पहले ये बताओ कि मिलाया होगा तो कोई मुगल शासक ही तो मिलाया होगा। यस सर। तब तो गोलकुंडा कहाँ से सोच रहे हो? बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को कौन मिलाया? औरंगजेब। औरंगजेब ना। यस सर। चलिए, तो ये किस परंपरा का इतिहास आप लोगों ने देखा? बीजापुर का आदिल शाही वंश। इसे कुछ नहीं लिखना, बस इसी ग्राफ को आप थोड़ा जल्दी से स्पीड पकड़ के बना लीजिए। कहीं किसी को दिक्कत होगी तो आप बता दीजिएगा।
यूसुफ आदिल शाह, परंपरा इब्राहिम आदिल शाह, उर्दू की परंपरा आगे बढ़ी। अली आदिल शाह, पत्नी चांद बीबी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय दूसरा, किताब नौरस की रचना, मोहम्मद आदिल शाह और बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण। अरे मकबरा किसका था? अब मोहम्मद आदिल शाह का। आदिल शाह का। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा यही माना जाता है। हो गया? यस सर। चलिए आगे चलिए। चलिए अगला आइए, अहमदनगर तथा निजाम शाही वंश। अहमदनगर तथा निजाम शाही वंश। अहमदनगर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना, लिखिए लिखिए, अहमदनगर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा, मलिक अहमद के द्वारा 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 की गई। उसने निजाम उल मुल्क की उपाधि ग्रहण की। उसने निजाम उल मुल्क की उपाधि ग्रहण की और इसीलिए उसके द्वारा स्थापित राजवंश को, उसके द्वारा स्थापित राजवंश को स्थापित राजवंश को उसके द्वारा स्थापित राजवंश को निजाम शाही वंश कहा जाता है। इनके बाद की परंपरा के कुछ शासक महत्वपूर्ण नहीं रहे। इनके बाद की परंपरा के कुछ शासक महत्वपूर्ण नहीं रहे। अंततः चांद बीबी यहाँ की शासिका बनती हैं।
चांद बीबी यहाँ की शासिका बनती हैं। उनकी परंपरा को मलिक अंबर ने आगे बढ़ाया। उनकी परंपरा को मलिक अंबर ने आगे बढ़ाया। मलिक अंबर का 2 योगदान मुख्य रूप से माना जाता है। पहला, राजस्व के क्षेत्र में रैयतवारी प्रणाली। राजस्व के क्षेत्र में रैयतवारी प्रणाली। और दूसरा, सैनिक क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गुरिल्ला युद्ध पद्धति। बाद में ये दोनों प्रणालियां शिवाजी के द्वारा ग्रहण की गई। शिवाजी के द्वारा ग्रहण की गई। अंततः शाहजहां के द्वारा अहमदनगर का अपने साम्राज्य में विलय कर लिया गया। अगला ये गोलकुंडा तथा कुतुबशाही वंश। गोलकुंडा तथा कुतुबशाही वंश। इसका इतिहास बहुत आसान है। देखिए, इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी, तो कुतुब शाह इसका है इसलिए कुतुबशाही है। इस परंपरा को आगे बढ़ाया इब्राहिम शाह ने। इब्राहिम शाह की परंपरा को आगे बढ़ाया मोहम्मद कुली खान ने। मोहम्मद कुली खान का 2 योगदान महत्वपूर्ण है। पहला, उसने हैदराबाद में 4 मीनार की स्थापना कराई, और दूसरा, यहाँ पर उर्दू का और खास करके दक्षिणी उर्दू का विशेष रूप से विकास हुआ। और इस रूप में दक्षिणी उर्दू का पहला संकलन, दक्षिणी उर्दू में प्रथम काव्य संग्रह दीवान का प्रकाशन हुआ। यानी इसके समय उर्दू का विकास हुआ और हैदराबाद में 4 मीनार की स्थापना हुई। और इस परंपरा का अंतिम शासक कौन? अब्दुल्ला शाह। और अंततः औरंगजेब के द्वारा इस साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका बस कहानी इतना ही। कुली कुतुब शाह, इब्राहिम शाह,
बस इतना ही, इसी तरह से ठीक बना लीजिए। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं तैयार करना है। गोलकुंडा का इतिहास कुली कुतुब शाह से शुरू होगा, फिर इब्राहिम शाह तक जाएगा, फिर मोहम्मद कुली खान। दो इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कुली कुतुब शाह, इब्राहिम शाह, मोहम्मद कुली खान, चार मीनार की स्थापना, उर्दू का विकास, अब्दुल्ला शाह परंपरा का अंतिम शासक। इसमें चार मीनार ध्यान रखना है, और दक्षिणी उर्दू का पहला काव्य संग्रह। चलिए अंतिम में आइए, बीदर का बरीद शाही वंश। इस परंपरा की स्थापना अब्दुल बरीद के द्वारा या अली बरीद के द्वारा की गई थी। अली बरीद, अली बरीद के द्वारा की गई थी। इसीलिए इसे बरीद शाही नाम से जाना जाता है। बरीद शाही नाम से जाना जाता है। बरीद शाही नाम से जाना जाता है। तो ये जो 5 राजवंश थे बहमनी के बाद, संक्षिप्त इतिहास इसका आता रहता है, कभी कभी मेल करने को आ जाएगा कहाँ कहाँ पे कौन शासक है। और जहाँ पे जो कल्चरल एस्पेक्ट सब बताया मैंने, वो कल्चरल एस्पेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई किताब लिखा हो, चार मीनार हो न, क्योंकि महिला शासिका चार बीबी है तो वहां फोकस कर लेगा। मलिक अंबर की प्रणाली को ही शिवाजी ने अडॉप्ट किया, तो मलिक अंबर को आप देख सकते हैं वहां पर। मलिक अंबर एक तरह से क्या है, दक्षिण भारत का टोडरमल है। जैसे जो व्यवस्था टोडरमल ने उत्तर भारत में लागू किया, वही अहमदनगर में मलिक अंबर ने दक्षिण भारत में लागू किया। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन से आता रहता है, और निश्चित रूप से पढ़ने में थोड़ा ये बोरिंग लगता है, तो है ही बोरिंग, इसलिए प्रश्न भी बहुत कम आता, कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन प्रश्न भी बस ये कि एक एक प्रश्न की कीमत है, तो कहीं से भी कोई प्रश्न आ जाए छूटना नहीं है। इन सब चैप्टर का बस महत्व यही है कि इनसे जब क्वेश्चन आता है तो ऐसा ना हो कि न हो, वो सारा चीज भी आप कर पाए अच्छे से। तो इस रूप में इसको आप एक बार बस लर्न कर लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो ये बहमनी और पांचों राजवंश की समाप्ति। अब आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा, कल से हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डाल करके छोड़िए, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। दो मिनट आराम कर लीजिए आप लोग, तब साक्षी आप लोगों को, साक्षी कौन सा स्टेट का इतिहास सुनाओगे आप? जौनपुर। जौनपुर का। आज सब लोग जौनपुर के पीछे पड़े हैं। अच्छी बात है, अभी बस थोड़ा पानी वानी पी लो। अब दीदी से अच्छा बताना है, देखो बहुत रुक रुक के बता रही थी। अब दिखा देना है कि छोटे हैं तो क्या, लेकिन दम है, क्यों? हम विरोध के लिए नहीं कह रहे कि लग रहा है कि दीदी का विरोध कर रही हो, कंपटीशन क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं। जी सर।
विरोध में एक भी शब्द सुनती नहीं लड़की है। विरोध नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन स्थापित कर रहे हैं। आज मौका मिला है, दिखा दो, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब में आत्मा वही है, परमात्मा वही है। के कारण रुक गया और अंततः 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसके भाई मोहम्मद बिन तुगलक जिन्ना खान की याद में इसकी पुनर्स्थापना की गई। इसका राजनीतिक इतिहास की परंपरा मलिक सबर के द्वारा शुरू होती है, जिसे नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा मलिक कुल शर की उपाधि प्रदान की गई। इसीलिए करण अपना म्यूट करो, आवाज पीछे से आ रही है। इसीलिए जौनपुर के राजवंश को शर्की राजवंश भी कहा जाता है। और मलिक सरवर के शासनकाल में भोजपुर और जौनपुर का युद्ध मथुरा या 100 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सर्वप्रथम भोजपुर के शासक सफल रहे और अंततः जौनपुर के शासक सफल रहे। इसमें गोरिल्ला पद्धति देखी जा सकती है। इसके बाद मुबारक शाह ने शासन किया। उसके बाद उसने अपने नाम से, स्वयं के नाम से सिक्के चलवाए और उसने खुतबा में अपने नाम को पढ़वाया। उसके बाद इब्राहिम शाह आते हैं। इब्राहिम शाह के शासनकाल के संदर्भ में जौनपुर का विकास अत्यधिक है, इसीलिए इसे सिराजे हिंद की उपाधि दी गई। और इसके बाद इसने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया और झांसी मस्जिद का निर्माण कराया। इसके बाद अंतिम शासक के रूप में हुसैन अली खान शासकी ने शासन किया। उसके बाद बहलोल लोदी के द्वारा इसे साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। और हुसैन शाह सरकी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए उसके निर्माण कार्य में। जामी मस्जिद और लाल दरवाजा प्रमुख हैं। और संगीत के क्षेत्र में भी उसके शासनकाल में महत्वपूर्ण विकास हुआ। उसमें ख्याल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खोज की, अनेक राजों की खोज की और सत्यपीर नामक भक्ति आंदोलन में भी भाग लिया, जिसे सत्यपीर आंदोलन के नाम से जाना जाता है ना। सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत जो है ये मुख्य रूप से इसी के द्वारा जो है वो मानी जाती है ना। हाँ ठीक है, देखो